Hello students, I am Shahnawaz, your science teacher. As we are studying the chapter number first of our science subject, that is matter in our surroundings, and related to these already two lectures already delivered, and it's the third lecture we are continuing. So in the previous lecture we have already studied about the fundamental concepts related to the matters, that is the particles and the properties of the particles, the types of the states or the states of the matters, that are basically solid and the liquid and the gases, and what are the basic differences between these states. And other than these three states, we also discussed about the two more states, that is the plasma states and BEC, that is a Bose-Einstein condensate. So these all things we have already discussed very well, and I hope you all know the basic or the fundamentals about these all concepts. So today we will continue with our new topic, that is, can a matter change its state? सो स्टूडेंट्स, मैटर क्या अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? ऑब्वियसली मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है. अगर मैं बात कर रहा था मैटर की स्टेट्स की, तो तीन स्टेट्स हमने डिस्कस की थी. द फर्स्ट वन इज़ अ सॉलिड, द सेकंड वन इज़ अ आइस एज अ आइस सॉरी, एंड द लिक्विड एंड द थर्ड वन इज़ अ गैसेस. सो हमारे डेली रूटीन लाइफ के अंदर हमने नॉर्मली एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देखा है इन स्टेट्स के चेंज होने का. फॉर एग्जांपल अभी आपको सामने एक पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें आपको सॉलिड नज़र आ रहा है एज अ आइस क्यूब. क्लियर? द आइस क्यूब एज अ सॉलिड, आइस क्यूब इज़ अ सॉलिड, एंड अगेन द लिक्विड एज ए वाटर. सिंपल था. अगर आपने आइस क्यूब को या आइस को आपने टेम्परेचर दिया, थोड़ा सा हीटअप किया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर में. वाटर इज़ बेसिकली ए लिक्विड. इस पर्टिकुलर लिक्विड को अगर आप थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं या हीटअप करते हैं, सो ये वाटर वेपर किस में कन्वर्ट होने लगता है? गैसियस में, या हम कहें वेपर्स के फॉर्म में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है. सो फाइनली ये बहुत सिंपल सा कॉमन एग्जांपल्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं कि एक ही पर्टिकुलर मटेरियल जो है, फॉर एग्जांपल आइस जो है, वो सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द टेम्परेचर. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, ये कन्वर्जन एक्चुअल में हो कैसे रहा है? व्हाट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट? हाउ इट इज़ पॉसिबल ऑफ दीज चेंजेस इन अमॉन्ग दीज पर्टिकुलर स्टेट्स? सो इसको समझने के लिए चलिए हम एक एक्टिविटी देखते हैं. हम ये हमारे सामने एक पर्टिकुलर एक्टिविटी नज़र आ रही है आपको स्लाइड पे. So suppose let us consider some of the ice cube or the ice. Let us consider it is a 150 ग्राम in a particular beaker. आपने एक बीकर में 150 ग्राम सपोज आइस ले लिया. ये क्वांटिटी ज़रूरी नहीं कि इतनी हो, किसी एक एक्टिविटी में इतना शो किया हुआ है सिर्फ. सो आपने सपोज इस पर्टिकुलर बीकर में एक कुछ आइस ले लिया. उस आइस को आपने क्या किया? स्टैंड पे रखा, बर्नर स्टैंड पर, और आपने नीचे से उसको हीटअप करना शुरू कर दिया. आपने इसको हीट एनर्जी देना शुरू कर दी विद द हेल्प ऑफ बर्नर. डोंट फॉरगेट टू यूज़ द थर्मोमीटर टू मेज़र द टेम्परेचर. आपने टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यहाँ पर थर्मोमीटर भी लगाया है जो कंटिन्यूसली आइस के क्या है? कॉन्टैक्ट में. सो स्टूडेंट्स, क्या होगा? जैसे ही आपने टेम्परेचर देना इसको शुरू किया, ये जो आइस होगा ये मेल्ट होगा. ये आइस मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा. इट मीन्स कि ये जो आइस होगा ये वाटर में कन्वर्ट होना शुरू होगा विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट. इट मीन्स कि यहाँ पर सॉलिड स्टेट जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो गई. सॉलिड स्टेट जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो गई. सो स्टूडेंट्स, एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पर? आपने हीट दी तो सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो गई है. ठीक है, आगे बात करेंगे इसके बारे में कि ये किस तरह से हो रहा है. बट इसके पहले एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जैसे ही यहाँ पर सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन शुरू हुआ था, इट मीन्स कि आपने वो टाइम जब देखा जब ये जो आइस क्यूब थे ये वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो गए. उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर आपको इस थर्मामीटर का टेम्परेचर मेज़र करके रखना है. इस टेम्परेचर ऑब्जर्व करना है अभी कितना शो कर रहा है, और उसको नोट डाउन करके रखना है. ठीक है, डोंट फॉरगेट टू नोट डाउन द टेम्परेचर एट द पॉइंट व्हेन द सॉलिड स्टेट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड स्टेट. सो ये जो टेम्परेचर है, अब आपने क्या किया? सपोज़ इसको हीटअप करना और शुरू किया. सपोज़ आप कंटिन्यूसली इसको हीटअप करते जा रहे हैं. आपने कंटिन्यूसली हीटअप करना शुरू किया. क्या होगा? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऐसा आएगा जब ये पूरा की पूरा जो आइस होगा ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. द होल आइस कैन गेट्स कन्वर्टेड इनटू द वाटर. अब क्या होगा? आपको इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर भी, जब आपका पूरा की पूरा आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, आपको इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर भी इस थर्मामीटर का टेम्परेचर मेज़र करना है. अब आप देखिए
कि क्या आपने जो पहले टेम्परेचर मेज़र किया था और अभी जो टेम्परेचर है क्या दोनों सेम है। बिल्कुल ये दोनों टेम्परेचर सेम होंगे, दोनों टेम्परेचर सेम होंगे। इट मीन्स कि आप कंटिन्यूसली हीटअप करते जा रहे थे, कंटिन्यूसली आप टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पर स्टेट चेंज हुई, यहाँ पर स्टेट चेंज हुई। इट मीन्स कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो गया, बट टेम्परेचर नहीं बढ़ा, टेम्परेचर नहीं बढ़ा। अब ये क्यों नहीं बढ़ा वो हम आगे डिस्कस करते हैं। अभी क्या करेंगे आप, अब लिक्विड में जब ये पूरा कन्वर्ट हो गया, अब आपने क्या किया, टेम्परेचर अभी भी कंटिन्यूसली स्टार्ट ही रखा है बढ़ाना, आप टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ाते जा रहे हैं। इट मीन्स कि हीट एनर्जी आप कंटिन्यूसली बढ़ाते जा रहे हैं। क्या होगा, अब एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वाटर जो होगा वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर क्योंकि अब बढ़ेगा, जब ये वाटर पूरी, जब ये आइस जो था वो पूरी तरह से वाटर में कन्वर्ट हो गया, तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ा। पर जब वाटर का आपने टेम्परेचर बढ़ाना चाहा, इट मीन्स कि अभी अब यहाँ पर लिक्विड स्टेट है, इस लिक्विड स्टेट का जब आपने टेम्परेचर बढ़ाना चाहा तो अब टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वाटर जो होगा वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, बॉयल होना शुरू होगा। अब जैसे ही वाटर बॉयल होना शुरू हुआ, आप फ़ौरन इस पर्टिकुलर थर्मामीटर की मदद से इसका टेम्परेचर मेज़र करेंगे। ठीक है, बॉयल हो रहा है, इट मीन्स बॉइलिंग का मतलब आप समझते हैं, आपने देखा होगा आपके घर में कई बार कोई वाटर अगर बॉईल हो रहा है तो उस क्या होता है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर वाटर जो होता है वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। वाटर इट्स जस्ट गेट्स टू स्टार्ट इन टू कन्वर्ट इन द वेपर। तो वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, वो क्या हुआ, उसका बॉइलिंग पॉइंट। अब आपने क्या किया, कंटिन्यूसली आप हीटअप करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। आप कब तक हीटअप करते रहेंगे, जब तक कि द होल वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू द वेपर, जब तक कि पूरा की पूरा वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए। जैसे ही पूरा वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, अगेन आप क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर मेज़र करेंगे विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। सो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर जब आपका बॉइलिंग पॉइंट आया था, जब वाटर बॉयल होना शुरू हुआ था, इट मीन्स कि जब वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट होना जस्ट स्टार्ट हुआ था, वो जो टेम्परेचर था और अभी जो टेम्परेचर है जब वाटर पूरी तरह से वेपर में कन्वर्ट हो गया, ये दोनों टेम्परेचर भी सेम है। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अब क्या हुआ, लिक्विड स्टेट से गैशियस स्टेट के अंदर कन्वर्जन हो गया। पूरा की पूरा जो लिक्विड था आपका, वाटर था, वो कन्वर्ट हो गया किस में, वाटर वेपर में। वाटर वेपर में इट मीन्स कि आपकी लिक्विड स्टेट जो है वो कन्वर्ट हो गई किस में, गैशियस स्टेट में। बट टेम्परेचर नहीं बढ़ा, इस थर्मामीटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ा। तो ये हीट एनर्जी एक्चुअल में गई कहाँ, ये हीट एनर्जी गई कहाँ, इसने टेम्परेचर तो इंक्रीज़ किया ही नहीं। तो चलिए देखते हैं एक्चुअल में हो क्या रहा था। कि हम थोड़े से स्ट्रक्चर पर अगर नज़र डालें तो देखिए, अगर मैं सॉलिड के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर्स हमने पहले भी डिस्कस किए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो अगर मैं सॉलिड स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ तो देखिए, ये सॉलिड स्ट्रक्चर किस तरह से होता है कि इसके में जो पार्टिकल्स होते हैं, मटेरियल ऑब्वियसली पार्टिकल से मिलकर बना होता है, तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे से बहुत करीब करीब होते हैं, एक स्पेशल स्ट्रक्चर में बंधे हुए होते हैं। इन सारे पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, ये एक दूसरे को करीब करीब रखता है। तो सॉलिड जो होता है वो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसके जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, बिल्कुल डेंस होते हैं। वहीं अगर लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज़ कम्पेयर टू सॉलिड पार्टिकल्स में बहुत कम, थोड़ा कम होता है, जिसकी वजह से इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंपैरेटिवली सॉलिड स्ट्रक्चर के थोड़े से दूर दूर होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। और अगर गैशियस की बात करूं तो गैशियस मटेरियल के अंदर क्या होता है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगभग निग्लिजिबल होता है, लगभग ज़ीरो होता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से लगभग बंधे हुए होते ही नहीं, इनको जहाँ मर्जी होती है वहाँ पे रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमने अभी डिस्कस किया बेसिकली, कि अगर हम उसको हीटअप एनर्जी हीटअप करते जा रहे थे या हम उसको हीट एनर्जी देते जा रहे थे किसी पर्टिकुलर मैटर को, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, चाहे वो आइस क्यूब हो या फिर वाटर हो, सो वहाँ पर टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा था। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था एक्चुअली, जब आपका आइस क्यूब जो था, आपका सॉलिड जो था, वो जब लिक्विड में स्टार्ट होना शुरू हुआ या लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर जो टेम्परेचर था, वो टेम्परेचर जब सॉलिड पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया उसके बराबर ही था। इट मीन्स कि वो टेम्परेचर कहाँ गया, वो हीट एनर्जी कहाँ गई, वो हीट एनर्जी एक्चुअल में इस पर्टिकुलर सॉलिड स्ट्रक्चर के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ना, उसको ब्रेक कर रहा था, उसको ब्रेक कर रहा था, या मैं कहूँ कि उसको लूज़ कर रहा था। इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर रहा था, वो लूज़ कर रहा था। ठीक है, इस सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ना, वो उसको लूज़ कर रहा था। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका लूज़ हुआ
तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, ये स्ट्रक्चर कुछ इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ। जब ये स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ तो ये सॉलिड क्या हो गया, लिक्विड बन गया। इट मीन्स कि वो जो टेम्परेचर था, वो जो हीट एनर्जी आप बर्नर से प्रोवाइड कर रहे थे, वो हीट एनर्जी ने क्या किया, इसकी स्टेट को चेंज किया, इसकी स्टेट को चेंज किया, बट टेम्परेचर इनका राइज नहीं हुआ, इनका टेम्परेचर राइज नहीं हुआ। और ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि वो जो हीट एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे थे एक्चुअल में हमने पढ़ा है कि बेसिकली जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं। पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मोशन में है, इट मीन्स कि इनमें कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी है। ये जो काइनेटिक एनर्जी है इन पार्टिकल्स की, ये टेम्परेचर के साथ में बढ़ती है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी भी इनकी बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे थे, आप हीट एनर्जी कंटिन्यूसली सप्लाई करते जा रहे थे। सो इन सॉलिड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही थी, और ये काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ी, जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो ये बहुत ज़्यादा मोशन में आ गए, वाइब्रेट होने लगे। सो वाइब्रेशन की वजह से क्या हुआ, इनका जो अट्रैक्शन फोर्स था वो थोड़ा सा लूज़ हो गया, और फाइनली ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में आ गए, या इन्होंने इस तरह का कुछ लिक्विड स्ट्रक्चर एक्वायर कर लिया, जिसकी वजह से वो पूरा की पूरा जो सॉलिड था वो लिक्विफाई हो गया। बट इसका टेम्परेचर राइज नहीं हुआ, क्योंकि वो जो हीट एनर्जी थी, वो हीट एनर्जी किसने एक्वायर कर ली, इन पार्टिकल्स ने एक्वायर कर ली। और इन पार्टिकल्स ने जब एक्वायर की तो उन्होंने उसको अपनी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में शो किया। ठीक है, क्लियर। सिमिलरली ऐसा ही तब भी हुआ जब आपने लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट पे आपने जो टेम्परेचर मेज़र किया था, वो टेम्परेचर जो था वो पूरी तरह से, अब लिक्विड आपका वेपर में कन्वर्ट हो गया, उसके बिल्कुल इक्वल था। तो वहाँ पर भी यही हुआ था कि एक्चुअल में जब आपने लिक्विड को या वाटर को जब टेम्परेचर देना शुरू किया, सो ऑब्वियसली क्या हुआ, वो टेम्परेचर इसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को और बढ़ाने लगा। ऑब्वियसली क्या हुआ, अब जो छोटा मोटा अट्रैक्शन फोर्स था वो भी क्या हुआ, पूरी तरह से लूज़ होना शुरू हुआ। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब लूज़ होना शुरू हुआ, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूरी तरह से ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब पूरी तरह से ख़त्म हुआ, तो वो जो लिक्विड था वो पूरा की पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, या गैस में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। सो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ में ये आ रही है, बेसिकली ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स increases. Due to increase in kinetic energy, the particles start vibrating with the greater speed. The energy supplied by the heat overcomes the force of attraction between the particles, and the particles leave their fixed position and start moving more freely. So I hope you clear these all points. So let's come to the melting point. अब मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो आपको पता है मेल्टिंग क्या होती है। व्हाट इज़ अ मेल्टिंग? इट इज़ नथिंग, इट्स द कन्वर्जन ऑफ द सॉलिड टू लिक्विड। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू कर दे तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग, कि यहाँ पर मेल्टिंग हो रही है। जिस तरह से आइस क्यूब जो था वो वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, तो हमने कहा आइस क्यूब की मेल्टिंग हो रही है, आइस क्यूब मेल्ट हो रहा है। ठीक है। सो एक्चुअल में पॉइंट की अगर मैं बात करूँ कि व्हाट इज़ अ मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट इज़ अ पॉइंट, तो दिस पॉइंट इज़ बेसिकली शोइंग द टेम्परेचर। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ बेसिकली अ टेम्परेचर। ठीक है, इट इज़ नथिंग, इट इज़ अ टेम्परेचर। सो पता है हमें बेसिकली व्हाट स्टेज इज़ रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इट्स कन्वर्टेड टू अ लिक्विड। एक पर्टिकुलर ऐसी स्टेज आती है जब सॉलिड क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट्स, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट्स to become a liquid, the temperature at which the solid melts and to become a liquid at atmospheric pressure मतलब हमारा जो नॉर्मल प्रेशर होता है रूम टेम्परेचर पर, या रूम प्रेशर जो हमारा होता है ना, अब उसकी लेवल जिसको हम नॉर्मली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्लियर। जो मीन्स हम ज़मीन पर या समुद्री सतह पर या सी लेवल पर हम लोग जो प्रेशर मेज़र करते हैं उसको हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM। क्लियर। सो मेल्टिंग पॉइंट क्लियर, इट इज़ अ टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड at atmospheric pressure is called the melting point, क्लियर। अब यहाँ पर अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आइस क्यूब की बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आइस क्यूब जो होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो होता है 273.16 केल्विन, 273.16 केल्विन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको टेम्परेचर की 2 यूनिट नज़र आ रही है, एक तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.16 केल्विन। तो एक्चुअल में यहाँ पर 2 यूनिट्स हैं मेज़र करने की टेम्परेचर, एक डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरा केल्विन। सो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है वो
किस में दिया हुआ है, केल्विन में दिया हुआ है। और अगर आपको उसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो केल्विन से सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको 273 माइनस करना पड़ेगा। या मैं अगर सिंपल टर्म्स में बोलूँ कि 0 सेंटीग्रेड में दिया है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या कीजिए, उसमें 273.16 या 0.16 को अगर आप हटा भी दो तो सिंपल 273 आपको क्या करना है, ऐड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या किया, 273 को ऐड किया तो आपको क्या मिला, 273 केल्विन। क्लियर, 0.16 को हटा रहा हूँ मैं, नॉर्मल जनरल ले रहा हूँ, 273 केल्विन। सो आपको याद रखना है ये कन्वर्जन एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो कन्वर्ट द पर्टिकुलर टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड एंड कन्वर्ट इट टू इन केल्विन। या आपको केल्विन में दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कीजिए। क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर? अगर आपको केल्विन में दिया है और कहा डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करो तो आप क्या करेंगे, 273 माइनस करेंगे। क्लियर, कोई डाउट? श्योर। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जब सॉलिड मेल्ट हो रहा था तो इसका टेम्परेचर सेम था, तो ये सेम टेम्परेचर कहाँ गया, हीट एनर्जी कहाँ गई। तो ऑब्वियसली ये जो हीट एनर्जी थी वो एक्चुअल में क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ कर रही थी पार्टिकल की। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स एक्चुअल में हो क्या रहा था कि जो काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है ऑब्वियसली, लेकिन जो थर्मामीटर था वो काइनेटिक एनर्जी आपको एक्चुअल में अपेयर हो रही थी क्या, नहीं हो रही थी। आपके थर्मामीटर पे अपेयर हो रही थी क्या, नहीं हो रही थी। आपका थर्मामीटर का जो टेम्परेचर था वो तो कांस्टेंट बना हुआ था, आपके थर्मामीटर का टेम्परेचर कांस्टेंट बना हुआ था। इट मीन्स कि आप हीट एनर्जी दे रहे थे पर आपको वो हीट एनर्जी नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि आप पार्टिकल्स को तो देख नहीं सकते, बहुत छोटा साइज़ होता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का होता है। इट्स नॉट पॉसिबल टू सी इट विद द नेक्ड आइज, सो हम उसको देख तो सकते नहीं। सो क्या होता है कि यहाँ पर वो हीट एनर्जी हमें अपेयर नहीं होती, पार्टिकल्स का मोशन हमें अपेयर नहीं होता, हमें सिर्फ लिक्विड के स्टेट या मैटर्स की स्टेट का चेंज अपेयर होता है। सो यहाँ पर जो वो टेम्परेचर था जो आप अप्लाई करते जा रहे थे विद द हेल्प ऑफ बर्नर, जो हीट एनर्जी आप अप्लाई करते जा रहे थे, बट आपको टेम्परेचर में राइज कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा था, तो एक्चुअल में वो टेम्परेचर, वो जो हीट थी वो कहीं ना कहीं जाकर छुप गई। आपको नज़र नहीं आ रही है, इट मीन्स कि वो छुपी हुई है कहीं पर। डेफिनेटली जो चीज़ हमें नज़र नहीं आती हम कहते हैं वो कहीं ना कहीं छुपी होगी। हमें पता है कि वो है, हमें पता है कि वो है, बिकॉज एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, cannot be created, cannot be destroyed, it only can be converted from the one form to another form। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ बोलता है। सो आप एनर्जी दे रहे हैं, आपको पूरा विश्वास है कि ये एनर्जी कहीं तो जा रही है, ये हमें पर दिख नहीं रही। अब जो चीज़ का विश्वास है कि ये चीज़ कहीं ना कहीं है लेकिन दिख नहीं रही, तो हम उसे क्या बोलते हैं, ये कहीं ना कहीं छुपी होगी, इसलिए नज़र नहीं आ रही। और छुपी हुई चीज़ कभी ना कभी तो बाहर आती है। तो श्योर यहाँ पर भी यही हो रहा है कि वो जो टेम्परेचर था वो कहीं ना कहीं जाकर छुप गया, वो जो हीट एनर्जी थी वो कहीं ना कहीं जाकर छुप गई। तो उस छुपी हुई एनर्जी को, उस छुपी हुई एनर्जी को हम बोलते हैं एक्चुअल में लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। क्लियर, ये लेटेंट हीट वर्ड जो है, लेटेंट हीट। क्लियर, सो ये लेटेंट हीट जो है, ये छुपी हुई हीट जो है, अभी किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं हम, मेल्टिंग के लिए, मेल्टिंग के लिए, मेल्टिंग के लिए। सो इसको, क्योंकि आपने देखा कि बेसिकली आपने जब आइस क्यूब का टेम्परेचर इंक्रीज़ किया और जब वो आइस क्यूब पूरी तरह से वाटर में कन्वर्ट हो गया, तब वो जो टेम्परेचर था वो दोनों बिल्कुल सेम थे। मतलब यहाँ पर मेल्टिंग वाले प्रोसेस के लिए आप लेटेंट हीट की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप उसे कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ये जो फ्यूज़न वर्ड है, ये फ्यूज़न वर्ड मेल्टिंग को डिफाइन कर रहा होता है। किसको, मेल्टिंग को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, ये फ्यूज़न वर्ड जो है यहाँ पर मेल्टिंग को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ व्हाट इज़ द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, तो आपको ये डेफिनेशन हमेशा याद रखनी है। दिस इज़ व्हाट, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी that is required to change 1 kilogram of solid into liquid, the amount of heat energy that is required to change 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric pressure, at atmospheric pressure, I already discussed the atmospheric pressure, at its melting point, at its melting point is known as a latent heat of fusion, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। किसी पर्टिकुलर सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पर अगर उस सॉलिड का 1 kg हमारे पास है तो उसका जो कन्वर्जन होगा लिक्विड में, ठीक है,
वो क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। क्लियर। सो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, जितनी हीट एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी, या मैं उसको और सिंपल टर्म्स में बोलूँ कि अगर आपके पास कोई 1 किलोग्राम का सॉलिड है, 1 किलोग्राम का सॉलिड है, तो उस 1 किलोग्राम के सॉलिड को आपको उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर सॉलिड से लिक्विड करने में, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन करने में जितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, जितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, उससे कहा जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। क्लियर। सो पार्टिकल्स इन द वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हैव, पार्टिकल्स इन द वाटर, तो हम बोल सकते हैं बेसिकली, सो द पार्टिकल्स इन द वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। क्लियर। अभी हमने कहा बेसिकली कि जो वाटर होगा, जो लिक्विड स्टेट होगी, उसके जो पार्टिकल्स होंगे उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड या आइस क्यूब के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में। ठीक है। इसी तरह से बॉइलिंग की अगर मैं बात करूँ, आप टेम्परेचर बढ़ाते गए थे, जब आप बॉइलिंग पॉइंट पर पहुँच गए तो बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअल में क्या है, एट अ सर्टेन टेम्परेचर द पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेस। आपको याद आ रहा होगा, हमने कहा था कि बेसिकली जो गैसेस होती है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लिजिबल होता है, बिल्कुल ज़ीरो। ठीक है, निग्लिजिबल होता है। सो क्या होगा, किड मीन्स अट्रैक्शन पूरी तरह से ख़त्म हो गया, अट्रैक्शन पूरी तरह से ख़त्म हो गया गैशियस स्टेट में। तो इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट की जब हम डेफिनेशन देते हैं तो हम कहते हैं एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी, अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा जब जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूरी तरह से फ्री हो जाएगा, पूरी तरह से ज़ीरो हो जाएगा। उस वक्त क्या होगा कि सारे पार्टिकल्स फ्री हो जाएंगे, सारे पार्टिकल्स फ्री हो जाएंगे। तो वो पर्टिकुलर जो टेम्परेचर होगा, वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। सो बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स टू कन्वर्ट इन गैस। क्लियर। सो हम बोल सकते हैं एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस। क्लियर। एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस। क्लियर। So the temperature at which the liquid starts boiling at the atmospheric pressure known as a boiling point. Clear? The temperature at which the liquid starts boiling, the temperature at which the liquid starts boiling at atmospheric pressure is known as its boiling point. Clear? एंड द बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमेना। क्लियर। ये कैसा है, बल्क फिनोमेना। अभी जो बॉइलिंग हो रही है, इट मीन्स की जो एनर्जी मिल रही है पार्टिकल्स को, वो किसी एक पार्टिकल को तो मिल नहीं रही, पूरे एक अमाउंट ऑफ पार्टिकल, या जितने भी जो पार्टिकल्स हैं हमारे किसी पर्टिकुलर लिक्विड में, उसमें से एक बल्क अमाउंट को मिल रही है। ठीक है। और ऑब्वियसली वो फिर ट्रांसफ़र होती है सारे के सारे पार्टिकल्स को। सो इसको हम, ये बेसिकली क्या होता है, एक तरह का बल्क फिनोमेना होता है। एक बल्क पार्टिकल के लिए होता है, बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए ये फिनोमेना होता है बॉइलिंग। किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज़ नहीं हो रही, लगभग बहुत सारे एक साथ बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स की एनर्जी क्या हो रही है, वहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है। क्लियर। सो ये जो बल्क फिनोमेना है बेसिकली, तो पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। क्लियर। So the particles from the bulk of the liquid gain enough energy to change into the vapor state. Clear? अब इसी तरह से अगर मैं वाटर की बात करूं, तो जो वाटर होगा, जो टेम्परेचर होगा जब वो गैस में कन्वर्ट होगा, तो वो होता है लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पता है कि जो वाटर होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होना शुरू हो जाता है। अब सिमिलरली 100 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो अभी हमने कहा था कि अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो आप 273 से ऐड करेंगे। आपने यहाँ पर वही किया, जब आपने इसको केल्विन में कन्वर्ट करना चाहा तो 273 से ऐड किया, फाइनली क्या मिला आपको, 373 केल्विन। क्लियर। सो आपको 373 केल्विन मिल गया। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का, वो कितना होता है, 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। So we infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature. So यहाँ से हम ये बेसिकली इन्फर कर सकते हैं, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि स्टेट को चेंज किया जा सकता है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। आप टेम्परेचर चेंज कीजिए किसी पर्टिकुलर मटेरियल का, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, आपको याद आ रहा होगा कि जब वेपोराइजेशन हुआ था, इट मीन्स कि जब
लिक्विड जो था, वाटर जो था, वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा था। तो हमने आपसे कहा था कि बेसिकली आप देखेंगे कि एट द टाइम व्हेन द लिक्विड जस्ट स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू द वेपर, मतलब जब उसका बॉइलिंग पॉइंट आया था, वो जो टेम्परेचर था और वो जो टेम्परेचर जब लिक्विड सारा की सारा वेपर में कन्वर्ट हो गया, वो बिल्कुल सेम था। तो यहाँ पर भी तो वही चीज़ है जो भी हम लेटेंट हीट की बात कर रहे थे। जिस तरह से हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की बात की, उसी तरह से हम यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात भी करेंगे। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सो ये जो वेपोराइजेशन है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, आप बिल्कुल एज्यूम कीजिए कि आपने क्या किया, जब आपका वाटर जो होता है बॉइलिंग पॉइंट पर स्टार्ट हुआ वेपर में कन्वर्ट होना, तब आप कंटिन्यूसली इसको हीटअप करते गए करते गए करते गए, बट थर्मामीटर का टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो ये हीट कहाँ जा रही थी? ऑब्वियसली ये वाली जो हीट थी वो अगेन इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रही थी, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ कर रही थी। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो स्ट्रक्चर है ये कन्वर्ट हो गया इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में। इट मीन्स कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती गई। इट मीन्स कि वो जो हीट एनर्जी आप दे रहे थे वो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ कर रही थी, इस पर वो आपको थर्मामीटर पे नज़र नहीं आ रही थी। तो सेम थिंग कि यहाँ पर भी आप क्या बोल सकते हैं कि दिस इज़ बेसिकली लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन भी वही होगी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज़ व्हाट। सो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज़ बेसिकली द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 liter of liquid to convert 1 liter of liquid into the gas in 1 liter of liquid into the gas at the boiling point at atmospheric pressure. Clear? सो स्टूडेंट्स, ये तो हमने देखा चेंज ऑफ स्टेट। आपने देखा कि बेसिकली जब कन्वर्जन हो रहा था स्टेट्स का, तो पहले सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, फिर लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। क्लियर? सो ये आप एक जनरल प्रोसेस हुआ। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, ऐसा पॉसिबल है कि आप सॉलिड से सीधे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें? इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट अ मैटर डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू गैस विदाउट कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड? क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। अगेन मैं बात करूँ इंसेंस स्टिक की, अगरबत्ती की मैं बात करता हूँ। आपने अगरबत्ती को जलाया, अगरबत्ती जलती जाती है और धीरे धीरे धुएं में कन्वर्ट हो जाती है। इट मीन्स कि इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू द वेपर, इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू द गैसियस फॉर्म। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो जो सॉलिड स्ट्रक्चर था अगरबत्ती का, वो धीरे धीरे जलता जा रहा है, उसको हीट एनर्जी मिलती जा रही है और वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया किसमें? गैस में। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रोसेस हुआ कि यहाँ पर विदाउट एनी कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड, डायरेक्टली सॉलिड जो होता है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? गैस फॉर्म में। चलिए, एक और एक्टिविटी जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है कि सपोज आपने कुछ कपूर होता है ना, कपूर, कैम्फर, वो आपने क्या लिया, एक डिश में लिया। अगेन उसको कपूर को आपने हीट करना शुरू किया। कपूर को आप जैसे ही हीट करना शुरू करते हैं, उसका इंटरनल टेम्परेचर बढ़ता जाता है ना। वहाँ पर भी क्या होगा, कपूर के भी बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, उन पार्टिकल्स को भी हीट एनर्जी मिलेगी। और वो हीट एनर्जी वो पार्टिकल्स जब गेन करेंगे तो क्या होगा, वो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और वो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी अचानक से इतनी बढ़ेगी कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हुए बगैर डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगी गैसियस फॉर्म में, सीधे गैसियस फॉर्म में। ठीक है, तो एक जनरल एक्टिविटी है जो हम हमारे घरों में रात दिन देखते हैं, है ना, कई बार आपने किया होगा। सो स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने कहा कि बेसिकली लिक्विड्स, सॉलिड को अगर आप लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड द मेल्टिंग। क्लियर? अगर आप लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द वेपोराइजेशन। तो इसी तरह से जब आप सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करें, या ऐसी कोई प्रोसेस हो रही है जो क्या करती है, सीधे सीधे सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करती है, सॉलिड को सीधे कन्वर्ट करती है गैस में। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। क्लियर? तो आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कीजिए या सॉलिड को आप गैस में कन्वर्ट कीजिए, या फिर गैस को आप सॉलिड में कन्वर्ट कीजिए डायरेक्टली, ये दोनों प्रोसेस ही कहलाती है सब्लिमेशन। क्लियर? तो देखिए, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू गैस, अ चेंज ऑफ स्टेट
डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, और वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी, इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। क्लियर। सो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी थी, हमने ऑलरेडी डिस्कस की कपूर की, ठीक है। देखिए इसके अलावा एक और एक्टिविटी आपने देखा होगा, जो हिल स्टेशंस होते हैं, हिल स्टेशंस पे आपने देखा होगा सब्लिमेशन का प्रोसेस। अचानक से बहुत सारे पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ जमी होती है, बर्फ़ जमी होती है, और वहाँ से आपको धुआं धुआं उठता हुआ नज़र आता है ना। अक्सर विंटर सीजन में आपके आपके नियर बाई रीजन्स में भी आपने कहीं ना कहीं ये ज़रूर देखा होगा कि अक्सर जो बर्फ़ की लेयर होती है, बर्फ़ की लेयर होती है, उस पर से अचानक से ये धुआं उठना शुरू हो जाता है। या आपने आपके घर में देखा होगा, आपने कभी कभी अपना फ्रीज़र खोला होगा, है ना। अचानक से आप फ्रीज़र खोलते हैं तो फ्रीज़र की वॉल्स पे क्या होता है, बहुत सारा बर्फ़ जमा होता है। वो जैसे ही आप फ्रीज़र खोलते हैं तो डेफिनेटली क्या होता है कि वहाँ से वो फ्रीज़र का कांटेक्ट जो होता है अब आपके बाहर के सराउंडिंग एनवायरनमेंट से होता है, और वहाँ पर जो आपका बर्फ़ जमा है वो विदाउट कन्वर्टिंग इनटू द वाटर डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ वेपर वहाँ से निकलना शुरू होता है, जिसको आप बहुत ही ठंडक के रूप में महसूस करते हैं, है ना। सो ये प्रोसेस बेसिकली क्या कहलाता है, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। क्लियर। अब स्टूडेंट्स हमने बात की कि बेसिकली अगर आप टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है। अब टेम्परेचर के अलावा एक और पैरामीटर है जो स्टेट को चेंज कर सकता है, वो कहलाता है आपका प्रेशर, ठीक है। अब ये प्रेशर, हमने अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की थी। मैंने कहा था कि एक पर्टिकुलर सी लेवल की अगर हम लोग बात करें, या अभी हमारा जो ज़मीनी सतह होती है उस पर अगर मैं एनवायरमेंटल प्रेशर की बात करूँ तो वो नॉर्मली कंसिडर किया जाता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो जनरलाइज होता है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप प्रेशर को चेंज कर रहे हैं तो क्या प्रेशर को भी चेंज करके आप स्टेट को चेंज कर सकते हैं। सो डेफिनेटली हम प्रेशर को चेंज करके भी क्या कर सकते हैं, स्टेट को चेंज कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बात की, कार्बन डाइऑक्साइड गैशियस फॉर्म में हमने हमेशा सुना है, लेकिन क्या आपने सुना है कि ये सॉलिड फॉर्म में भी होता है। बिल्कुल, ये सॉलिड फॉर्म में भी होता है। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को आप प्रेशर अगर बढ़ा दें, नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मली इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अवेलेबल होती है इन द फॉर्म ऑफ गैस। अगर आप उसके प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, प्रेशर को थोड़ा इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है किसमें, सॉलिड में, सॉलिड में, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ कि प्रेशर को चेंज करने के बाद, प्रेशर को चेंज करने के बाद वो जो गैस थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, किस में कन्वर्ट हो गई, ऑब्वियसली सॉलिड में। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स थे, हमने हमारी लास्ट लेक्चर में देखा था कि बेसिकली आप, हमने गैसेस की कॉम्प्रेसिबिलिटी के बारे में बात की थी, है ना। हमने गैसेस के कॉम्प्रेसिबिलिटी के बारे में बात की थी। हमने कहा था कि गैसेस जो होती है उनमें कॉम्प्रेसिंग कैपेबिलिटी होती है। अगर आप गैसेस को कॉम्प्रेस करेंगे, कॉम्प्रेस कर रहे हैं इट मीन्स कि आप उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, है ना। कॉम्प्रेस कर रहे हैं इट मीन्स कि आप उसका प्रेशर बढ़ा रहे हैं। आपने प्रेशर इंक्रीज़ किया तो उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ऐसे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, करीब आते हैं तो वो जो गैस कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल होता है जो हमारा कॉम्प्रेस्ड नेचुरल की जो गैस थी, सीएनजी के बारे में बात की थी, जो एज ए फ्यूल यूज़ होती है। हमने लिक्विड पेट्रोलियम गैस के बारे में बात की थी जो हमारे घरों में, हमारे किचन में नॉर्मली सिलेंडर्स में अवेलेबल होती है। हमने ऑक्सीजन्स की बात की थी जो हॉस्पिटल्स में सिलेंडर्स में फिल की हुई होती है। तो ये बहुत अच्छे एग्जांपल्स है जहाँ पर ये शो की होता है कि बेसिकली आप जैसे ही प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो ये जो गैसेस होती है वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में। क्लियर। तो इट मीन्स कि प्रेशर कैन ऑल्सो चेंज द स्टेट। अब स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो बात की कि बेसिकली अगर मैं लिक्विड को गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, अगर आप लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं इट मीन्स कि लिक्विड स्टेट को गैशियस स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको पहले बॉइलिंग स्टेट पर पहुँचना पड़ेगा। जैसे अभी हमने बात की कि बेसिकली वाटर जो था वो जब वेपर में कन्वर्ट हुआ तो पहले बॉइलिंग स्टेट आई या बॉइलिंग पॉइंट आया, उसके बाद जाकर वो वेपर में कन्वर्ट हुआ। तो क्या ऐसा हमेशा होगा कि जब भी आपको किसी लिक्विड को अगर वेपर में कन्वर्ट करना हो या गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो पहले उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचना पड़ेगा? क्या ऐसा ज़रूरी है? चलो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के पहले हम एक छोटा सा एप्लीकेशन देखते हैं जो हम हमारे घरों में देखते हैं। आपके घर में बिल्कुल कपड़े धुलते हैं, कपड़े धुलते हैं, कपड़े जब धुलते हैं तो वो गीले होते हैं। ऑब्वियसली उसके जो जो होल्स हैं, छोटे छोटे जो फैब्रिक्स के जो होल्स हैं उनमें वाटर फंसा हुआ है, ठीक है, वाटर फंसा हुआ है। अब आप क्या करते हैं, उसको धूप में फैला देते हैं, धूप में फैला देते हैं। तो जब धूप में फैलाते हैं तो क्या होता है, कपड़े सूखने लग जाते हैं, कपड़े सूखने लग जाते हैं। कपड़े सूख रहे हैं इट मीन्स कि क्या हुआ, उसका जो वाटर है वो वहाँ से हट गया, वाटर वहाँ से हट गया, कहीं चला गया, है ना। वाटर जब चला गया तो ऑब्वियसली अब कपड़ों में वाटर बचा नहीं, तो अब हमें वो कैसा दिख रहा है, सूखा दिख रहा है।
तो क्या ऐसा हुआ था कि वहाँ पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो गया था कि वो जो वाटर था वो बॉईल हो गया और फिर बॉईल होने के बाद वेपर में कन्वर्ट हुआ? ऐसा कभी देखा है आपने कि आपको कपड़ों के ऊपर बिल्कुल बॉइल्ड वाटर नज़र आता होगा? चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। सपोज़ आपने एक प्याला लिया है ना, एक छोटी सी डिश ली, उसके अंदर आपने क्या किया, थोड़ा सा पानी रखा। उस पानी को आपने खुले में सपोज़ रख दिया है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ द हीट आपने रखा। आप थोड़ी देर बाद आए तो आपने देखा कि वहाँ से वाटर कम हो गया। बिल्कुल ऐसा होता है अक्सर हमारे समर सीजन्स के अंदर हमारे जो वाटर टैंक्स होते हैं उसमें वाटर लेवल कम हो जाता है। जो तालाबों के अंदर जो होता है वाटर लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है इन द समर सीजन्स। तो कोई कैसे हुआ, क्या वहाँ पर आपको वाटर ऐसा बॉईल होता हुआ नज़र आया था क्या, कि बेसिकली वाटर बॉईल हो रहा है और उसके बाद वो वेपर में कन्वर्ट हुआ? सो ऐसा नहीं था। फिर मतलब विदाउट रीचिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट द वाटर कैन ऑल्सो गेट्स इवेपोरेटेड। सो दिस प्रोसेस इज बेसिकली कॉल्ड द इवेपोरेशन। क्लियर? सो अगर मैं बात करूँ, इन केस ऑफ द लिक्विड्स द स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग द हायर काइनेटिक एनर्जी। In case of the liquids, the small fraction of particles at the surface having the higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of the other particles and gets converted into the vapor. This phenomena of change of liquid into the vapors at any temperature below its boiling point is called the evaporation. Clear? So the conversion of the liquid into the vapor एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ कॉल्ड द एवेपोरेशन। क्यों हो रहा है अब ये एवेपोरेशन क्यों हो रहा है? तो डेफिनेटली बिल्कुल हमें समझना होगा कि जो भी हमारा लिक्विड होता है उस लिक्विड का जो अपर लेवल होता है, जो सतह होती है उसकी, है ना, जो हमें डायरेक्टली फिजिकली अपियरेबल होती है, वो जो लेवल होता है वहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपेरेटिवली दूसरे लेयर के पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। सो इसलिए क्या होता है कि जो अपर लेयर होती है, अपर लेयर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स जो हीट एनर्जी को जल्दी गेन करते हैं और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करते हैं। ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करने की वजह से क्या होता है, वो ज़्यादा मोशन में आते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं या अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं और गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए आप देखिएगा, हमेशा कभी भी आप महसूस करके देखिएगा कि अगर आपके पास पानी है, ठीक है, वाटर है, उस वाटर आप सपोज़ किसी पर्टिकुलर बर्तन में भर के रख दीजिए या आपके वाटर टैंक में ही देखिएगा आप समर सीजन्स में कि आपका जो ऊपर अपर लेवल का जो वाटर होगा उसको अगर आप टच करेंगे तो आपको ज़्यादा हॉट नज़र आएगा। अगर आप उसमें थोड़ा सा और अंदर तक हाथ डालेंगे तो आपको अंदर का पानी थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा नज़र आएगा कंपेरेटिवली टू द अपर। ठीक है, आप कभी गर्मी के दिनों में कभी किसी तालाब के पास जाकर बैठिए, आप ऊपर की तरफ हल्का सा देखेंगे तो आपको गर्म पानी महसूस हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा अंदर हाथ डालेंगे तो डेफिनेटली आपको ठंडा पानी महसूस होगा। इट मीन्स कि यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज़ बेसिकली वेराइंग विद रिस्पेक्ट टू द डीपनेस। सो यहाँ पर आपको बिल्कुल ये समझना होगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, इवेपोरेशन की प्रोसेस कैसी हो रही है। कि इवेपोरेशन प्रोसेस इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द लिक्विड इनटू द गैसियस स्टेट विदाउट रीचिंग टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? कि आपका जो लिक्विड है, जो वाटर वेपर है ना, जो लिक्विड है, जो आपका वाटर है, उस वाटर का जो अपर लेयर है, उस अपर लेयर पे जो मौजूद पार्टिकल्स हैं, अपर लेयर पर जो लिक्विड के मौजूद पार्टिकल्स हैं वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रहे हैं किसके, हीट के, और सबसे पहले हीट एक्वायर कर रहे हैं। सबसे पहले हीट एक्वायर करने की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, और ऑब्वियसली जब उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो अपर लेयर के जो पार्टिकल्स होंगे उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, जल्दी लूज़ होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, वो अपनी स्टेट को चेंज करेंगे। इट मीन्स कि वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे और वो लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। सो आई होप कि आपको इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए इसको समझने के लिए कुछ एक्टिविटी यहाँ पर लिखी है वो देखते हैं हम लोग। टेक ए 5 ml ऑफ वाटर इन टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर द विंडो और अंडर द फैन। आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में 5 ml वाटर ले लिया। वो 5 ml वाटर को आपने क्या किया, या तो आपने उसको विंडो के पास रखा या फैन के नीचे रख दिया। ठीक है, 5 ml ऑफ वाटर एक पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में लिया है। अगेन टेक द 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन डिश एंड कीप इट नियर द विंडो और अंडर द फैन। आपने 5 ml वाटर और लिया, ठीक है, और इस पर्टिकुलर 5 ml वाटर को आपने किस में लिया है, एक पर्टिकुलर डिश में लिया। एक छोटा सा प्याला हो सकता है, कोई छोटी सी प्लेट हो सकती है, उसमें आपने इस 5 ml वाटर को लिया और अगेन उसको भी विंडो के पास में रख दिया। ठीक है,
विंडो के पास में रखा है, इट मीन्स कि इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द टेम्परेचर और द हीट, ठीक है। यहाँ पर आपने रखा उसको, और या फिर उसको भी फ़ैन के नीचे रख दिया। अगेन टेक द 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन डिश एंड कीप इट इनसाइड द कपबोर्ड, ठीक है। आपने 5 ml वाटर और लिया, इसको भी आपने क्या किया, एक छोटी प्लेट में या डिश में ले लिया, और इसको अब आपने कहाँ रखा, यहाँ पर विंडो के पास नहीं रखा, इट मीन्स कि खुले में नहीं रखा, अब आपने इसको किसी अलमारी में रख दिया अंदर, ठीक है, या किसी सेल्फ पे रख दिया, वहाँ पर जहाँ पर हीट का कोई कांटेक्ट इससे ना रहे, टेम्परेचर का कोई कांटेक्ट इससे ना रहे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 अलग अलग चीज़ें ली आपने। पहला लिया आपने एक टेस्ट ट्यूब में लिया था, टेस्ट ट्यूब आपको समझ में आता है कितना छोटा पतला होता है, बारीक होता है, ठीक है। उसके बाद आपने छोटे प्याले में लिया, जहाँ पर वाटर जो होता है थोड़ा फैला हुआ होता है। टेस्ट ट्यूब में तो फैला हुआ नहीं होता, टेस्ट ट्यूब तो वर्टिकल होती है, उसमें उसका जो ओपन एरिया होता है बहुत कम होता है। लेकिन अगर मैं डिश की बात करूँ तो डिश का ओपन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टेस्ट ट्यूब तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और उसी डिश को जब आपने कहाँ रखा, विदाउट इन द कॉन्टेक्ट ऑफ हीट, किसी शेल्फ में या अलमारी में रख दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, अब आपने रूम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है कि अभी पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर क्या है, ठीक है। अगेन रिकॉर्ड द टाइम और डेज। अब यहाँ पर इवेपोरेशन तो होगा, है ना, आपने फ़ैन के अंडर में रखा हुआ है या फिर हीट के कांटेक्ट में रखा हुआ है, इवेपोरेशन तो होगा। इवेपोरेशन होगा तो इवेपोरेशन कितनी जल्दी किस में होगा ये हमें देखना है। तो रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवेपोरेशन, रिकॉर्ड द टाइम एंड डेज टेकन फॉर द इवेपोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस। क्लियर, आपको टाइम एंड डेट देखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब आपने उसको किसी पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में लिया या किसी पर्टिकुलर डिश में लिया और उसको पहले आपने हीट के कांटेक्ट में रखा या फिर अलमारी के अंदर रख दिया, ठीक है। तो सपोज़ आप खुद बताइए सबसे पहले इवेपोरेशन किस में होगा। ऑब्वियसली सबसे पहले इवेपोरेशन जो होगा वो होगा डिश में, उस डिश में होगा जो विंडो के पास रखी हुई है या फ़ैन के अंडर में रखी हुई है ना, उसमें सबसे ज़्यादा जल्दी होगा। फिर उसके बाद कहाँ होगा, उसके बाद होगा कहाँ पर, ऑब्वियसली उसके बाद होगा जो अलमीरा में रखी हुई है। सेकंड, उसके बाद कहाँ पर होगा, वो वहाँ पर होगा जो टेस्ट ट्यूब में। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि यहाँ पर इवेपोरेशन तो तीनों में ही हो रहा है, लेकिन फैक्टर कौन अफेक्ट कर रहे हैं, एक्चुअली जो आपका ओपन एरिया है, जो आपकी डिश का ओपन एरिया है या टेस्ट ट्यूब का जो ओपन एरिया है वो उसको अफेक्ट कर रहा है। तो देखिए जो सरफेस एरिया होता है किसी भी पर्टिकुलर डिश का या पर्टिकुलर या टेस्ट ट्यूब का, वो काफ़ी ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। सो वी कैन से एन इंक्रीज ऑफ द सरफेस एरिया कैन इंक्रीज द एवेपोरेशन। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एवेपोरेशन होगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एवेपोरेशन होगा। क्लियर। सो अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर की, अगर आपने उसको अंदर रखा हुआ था, एक डिश को आपने अंदर रख दिया था अलमीरा में, दूसरी को बाहर रखा हुआ था, तो ऑब्वियसली जो बाहर वाली डिश थी उसमें जल्दी इवेपोरेशन होगा रैदर देन अलमीरा में रखी हुई डिश का। तो ऑब्वियसली यहाँ से ये भी समझ में आ रहा है कि जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा इवेपोरेशन भी उतना जल्दी होगा। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी जल्दी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और, आप ये तीनों की तीनों जो आपके एक्शन थे, इन तीनों एक्शंस को आप रेनी सीज़न में भी क्या कीजिए, रिपीट कीजिए, रेनी सीज़न में भी रिपीट कीजिए। ये तीनों एक्शन आपने रेनी सीज़न में भी रिपीट किया, तो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि ये जितना टाइम इसको एवेपोरेट होने में लग रहा था, अब रेनी सीज़न में उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, रेनी सीज़न में उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि रेनी सीज़न में क्या होता है, नॉर्मली एयर का जो टेम्परेचर होता है या सराउंडिंग्स का जो टेम्परेचर होता है वो डाउन हो जाता है, मतलब उसमें ह्यूमिडिटी आ जाती है, सराउंडिंग टेम्परेचर में वाटर वेपर्स आ जाती है। वो वाटर वेपर्स क्या करती है, उसका सराउंडिंग के टेम्परेचर को डाउन कर देती है। तो ये सेम 3 एक्टिविटीज़ को जब आप रेनी सीज़न में करेंगे तो आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लगेगा या ज़्यादा दिन लगेंगे इस इवेपोरेशन प्रोसेस को देखने के लिए। क्लियर। सो यहाँ से ये चीज़ भी क्लियर होती है कि बेसिकली जो ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी भी जितनी ज़्यादा होगी उतना कम इवेपोरेशन होगा। इट मीन्स कि ह्यूमिडिटी इज़ ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन। क्लियर। सो आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा कि बेसिकली ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो डेफिनेटली इट इज़ बेसिकली द सरफेस एरिया, clear, it is the humidity, it is the temperature, clear. So these are the basic factors basically which affects the rate of evaporation. अब इन फैक्टर्स के अलावा एक फैक्टर और भी है, दैट इज़ अ विंड या विंड वेलोसिटी। सो विंड वेलोसिटी भी इवेपोरेशन को बहुत अफेक्ट करती है। इट मीन्स कि आप इसका बिल्कुल एग्जांपल समझ सकते हैं कि आपने नॉर्मली अगर आपको कपड़े सुखाना होता है तो आप उसको फ़ैन के नीचे रख देते हैं। कभी कभी जब रेनी सीज़न होता है तो हम नॉर्मली क्या होता है घर के अंदर कपड़े सुखाते हैं, है ना, तो हम क्या करते हैं उसको फ़ैन के नीचे रख देते हैं या फ़ैन के कांटेक्ट में रख देते हैं। तो फ़ैन क्या होता है, वहाँ पर विंड क्रिएट कर रहा होता है। वो विंड जो होती है क्या होता है, आपके
जो कपड़े होते हैं उनमें से जो वाटर होता है उसको इवेपोरेट करता है। तो यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ जो प्रेजेंस ऑफ विंड है वो क्या कर रही है, वो भी इवेपोरेशन में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही है। तो हम बोल सकते हैं कि बेसिकली जो विंड होती है वो बेसिकली क्या करती है, वो भी इवेपोरेशन क्रिएट करती है या इवेपोरेशन में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, इसको आप और अच्छे ये भी समझ सकते हैं कि बेसिकली जिस तरह से सरफेस एरिया की हम बात कर रहे थे, तो जब भी आपको कपड़े सुखाना होता है तो आप उसको फैला कर रखते हैं ना। फैला कर क्यों रखते हैं? इट मीन्स कि आप सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर रहे हैं। आप सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा विंड जो होगी वो कांटेक्ट में होगी, या ज़्यादा टेम्परेचर जो होगा वो कांटेक्ट में होगा अगर आप उसको धूप में सुखा रहे हैं तो। ठीक है, तो ज़्यादा जल्दी क्या होगा, एवेपोरेशन होगा, फाइनली आपका जो कपड़ा है वो जल्दी सूखेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ पॉइंट्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इवेपोरेशन के फैक्टर्स को शो कर रहे हैं कि वैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को जल्दी करेंगे या कम करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा क्लियरली। सो मैं थोड़ा सा इसको कंक्लूड कर दूं कि बेसिकली द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, एन इंक्रीज इन surface area, an increase in temperature, a decrease in humidity and the increase in wind speed. क्लियर? अब देखिए इवेपोरेशन जो होता है वो कूलिंग भी करता है। अब हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, किस तरह से करता है ये? ठीक है, ऐसी क्या वजह हो सकती है कि इवेपोरेशन जो होता है वो कूलिंग करे? तो देखिए बड़ा सिंपल से कॉन्सेप्ट है इसके। तो देखिए इसको भी समझने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ है, बिल्कुल आप देखिए। व्हाट हैपन्स व्हेन यू पोर सम एसीटोन या नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम। ठीक, अगर आप नेल पॉलिश रिमूवर, गर्ल्स बहुत अच्छी तरह से समझती होंगी नेल पॉलिश रिमूवर थिनर जो होता है बेसिकली वो यूज़ करती होंगी, और डेफिनेटली जो बॉयज़ हैं वो अपनी बाइक की जो पेट्रोल होता है, जो हमारा फ्यूल होता है, आप उससे समझिए। आपने देखा है कभी पेट्रोल को हाथ लगा कर देखा है क्या, कैसा होता है? जैसे आप पेट्रोल को हाथ लगाते हैं वो थोड़ी देर बाद आपके हाथ पे से गायब हो जाता है ना। और गायब तो होता है लेकिन थोड़ा ठंडा ठंडा भी महसूस होता है ना, वो हमें थोड़ा सा कूलिंग देकर जाता है। इसी तरह से नेल पेंट रिमूवर जो होता है, वो जो एसीटोन होता है, वो भी क्या होता है बेसिकली, जैसे ही आप उसको हाथ पर लेते हैं वो थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है ना। वो या मैं कहूँ कि वेपोरेट हो गया, वो वेपोरेट हो गया एनवायरनमेंट में, और उसके बाद थोड़ी सी कूलिंग भी देता है। तो ये क्यों हुआ एक्चुअल में, ये कैसे हो रहा है? तो देखिए वो जो आपका एसीटोन है वो, या जो आपका पेट्रोल है या स्प्रिट है, वो जब आपने उसको अपने हाथ पर लिया, वो अभी लिक्विड फॉर्म में, अब आपका जो हाथ है या आपका जो पाम है वो बेसिकली क्या होता है, थोड़ा गर्म होता है, उसमें हीट एनर्जी होती है ना। तो जैसे ही वो आपकी हथेली पर आता है या आपके हाथ पर आ रहा है वो, या आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट से टच हो रहा है, तो आपकी बॉडी का जो हीट है वो क्या करता है, वो एब्जॉर्व करता है और फ़ौरन क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है एनवायरनमेंट में। हीट एनर्जी एब्जॉर्व करने के बाद इवेपोरेट होता है तो अब आपको नज़र नहीं आता, वो आपको महसूस नहीं होता, लेकिन हाँ आपको उतना पर्टिकुलर जो पार्ट है बॉडी का वो थोड़ा सा ठंडा महसूस होता है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि उस पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट की हीट एनर्जी को वो एसीटोन ले गया। वो एनर्जी जो बॉडी के उस पर्टिकुलर पार्ट की हीट एनर्जी जो थी वो सीधे सीधे ट्रांसफ़र हो गई किसमें, उस पर्टिकुलर नेल पेंट रिमूवर में, एसीटोन में या पेट्रोल में, और वो इवेपोरेट हो गया एनवायरनमेंट में। इसलिए आपको वो जो बॉडी का पार्ट है वो थोड़ा सा ठंडा महसूस होने लगता है। क्लियर? अगेन इसके अलावा देखिए एक और चीज़, आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल sprinkle water on the roof or the open ground because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface. क्लियर? गर्मी के दिनों में अक्सर आपने देखा होगा कि आप नॉर्मली छत पर या आपके घर के सामने नॉर्मली क्या करते हैं, पानी छींटते हैं। क्यों? क्योंकि बोलते हैं भाई गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, तो पानी अगर हम उस पर छीटेंगे या डालेंगे तो ऑब्वियसली उससे क्या होगा, वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ एक्चुअल में, तो सनी सीजन्स में क्या होता है नॉर्मली, या समर सीजन्स में क्या होता है कि वो जो आपकी फ्लोर होते हैं, जो भी आपका फ्लोर है, सपोज़ वो टेरेस फ्लोर हो, आपके घर का फ्लोर हो, उसकी जो अपर लेयर होती है उसमें बहुत ज़्यादा हीट होती है, वो हीटअप होता है थोड़ा सा, है ना, वो हीटअप होता है। तो अब जब भी आप उसके ऊपर ठंडा पानी डालते हैं तो होता क्या है, वो फ़ौरन वो जो वाटर होता है वो उसकी हीट को एब्जॉर्व कर लेता है, वो उसकी हीट को एब्जॉर्व करता है, और जब हीट को जैसे ही एब्जॉर्व करता है तो वो वाटर कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, कन्वर्ट हो गया। इसीलिए देखिए फ़ौरन वहाँ से वाटर गायब भी होने लगता है। जैसे ही आप फ्लोर पे पानी डालते हैं धीरे धीरे थोड़ी देर बाद वो वाटर गायब हो जाता है वहाँ से। ठीक है, वाटर क्या हो गया, वो वाटर जो हो गया वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन वो क्या हुआ, जब वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ तो कैसे हुआ, वो एक्चुअली उस फ्लोर की हीट को ले गया साथ में। फ्लोर की जब हीट को साथ में ले गया तो वो फ्लोर कैसा हो गया, ठंडा हो गया। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपने बिल्कुल की होगी। क्लियर? तो यहाँ पर भी इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। इट मीन्स कि इवेपोरेशन ऑफ द वाटर बेसिकली क्या कर रहा है, कूलिंग कर रहा है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर
अब गर्मी के दिनों में अक्सर हम बोलते हैं कि हमें कॉटन के कपड़े पहनना चाहिए, है ना। सो वी वियर द कॉटन क्लॉथ्स इन द समर. Cotton being a good absorber of the water helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for the easy evaporation. क्लियर. हम नॉर्मली समर सीजन्स में बोलते हैं कि भाई हमें कॉटन के कपड़े पहनना चाहिए, उससे गर्मी कम लगती है ना, ऐसा बोला जाता है. सो होता क्या है एक्चुअल में कि नॉर्मली समर सीजन्स के अंदर हमारी बॉडी गर्म होती है. बॉडी गर्म होती है तो ऑब्वियसली क्या होता है कि वो हीट प्रोड्यूस करती है अपने आप में से, ठीक है. सो इन द फॉर्म ऑफ स्वीट जो होता है, जो हमारा पसीना होता है वो हमें अपीयर होता है बॉडी के ऊपर हमें पसीना अपीयर होता है. तो वो जो कॉटन होता है वो बेसिकली क्या होता है, बहुत जल्दी एब्जॉर्व कर लेता है उस स्वीट को. क्या करता है, बहुत जल्दी एब्जॉर्व कर लेता है. और जब वो उसको एब्जॉर्व कर लेता है तो उसे हमारी बॉडी पर से हटा देता है, उसे अपनी बॉडी पर से हटा देता है. और जब वो एब्जॉर्व हो जाता है तो ईजिली क्या होता है, वो एनवायरनमेंट में इवेपोरेट हो जाता है. वो जो स्वीट है, वो जो आपका पसीना है, वो एनवायरनमेंट में क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है. जब एनवायरनमेंट में इवेपोरेट हो गया और आपकी बॉडी से भी वो हट गया तो डेफिनेटली क्या हुआ, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर आपको काफ़ी सुकून महसूस होता है, मतलब आपको थोड़ा सा कूल महसूस होता है, ठीक है. क्लियर. तो ये भी इवेपोरेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो कूलिंग प्रोवाइड कर रहा है. सो वी सी, इसके अलावा देखिए एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है. वी सी द वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द outer surface of the glass containing the ice cold water. The water vapor present in the air on coming in contact with the cold glass of water loses the energy and gets converted to the liquid state, which we see as a water droplets. Clear. सो देखिए अब काफ़ी होता है कि आप नॉर्मली आपने ठंडा पानी देखा होगा. ग्लास में जब आपके पास ठंडा पानी होता है बिल्कुल, तो आप नॉर्मली देखते हैं कि ग्लास की जो आउटर वॉल्स होती है वहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती है, बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती है. तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स एक्चुअल में आती कहाँ से? ऐसा तो हो नहीं रहा कि वाटर जो ग्लास के अंदर है वो कहीं से लीकेज होकर बाहर आ गया, ऐसा तो होता नहीं है. तो एक्चुअल में होता क्या है कि हमारा जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट होता है, जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि बेसिकली जो भी हमारे तालाब हैं, जो भी हमारी रिवर्स हैं, है ना, पॉन्ड्स हैं, और ऐसे सारे की सारे जो रिजर्वायर्स हैं, वहाँ से क्या होता है, नॉर्मली वाटर जो होता है वो इवेपोरेट होता रहता है. क्योंकि उनका ओपन सरफेस एरिया जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए उनसे हीट ज़्यादा कांटेक्ट में आती है. और नॉर्मली उनकी जो अपर लेयर होती है, अपर लेयर ऑफ द वाटर जो होती है वो नॉर्मली क्या होती है, इवेपोरेट होती रहती है एनवायरनमेंट में. तो ये जो एनवायरनमेंट में जब हीट इवेपोरेट होती है तो एक्चुअल में ये जो होती है वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होती है. हम ऐसा कहते हैं कि बेसिकली ये जो वेपर है ये बेसिकली क्या है, वाटर वेपर है. ये वाटर वेपर है, ठीक है. और वाटर वेपर की जब बात कर रहे हैं तो एक्चुअल में वेपर में क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स है ना, पानी की बूंदें हैं जो आपको अपीयर नहीं हो रही है. वो पानी की बूंदें आपको नॉर्मली नज़र नहीं आ रही है, बट एक्चुअल में वो क्या होता है, हमारे छोटी सी लोअर हाइट पर ही सराउंडिंग इन्वायरमेंट में ही होती है, हमारे आसपास ही होती है कहीं ना कहीं. तो वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है एक्चुअल में उसमें हीट एनर्जी तो थोड़ी ज़्यादा है, उसमें हीट एनर्जी है अभी, और हीट एनर्जी होने की वजह से ही वो वेपर में कन्वर्ट हुई है, ठीक है. तो होता क्या है कि जब भी हम किसी ग्लास में ठंडा पानी लेते हैं, बिल्कुल ठंडा पानी लेते हैं, तो अब क्योंकि उस ठंडे पानी में हीट एनर्जी बहुत कम है, इसीलिए उसका टेम्परेचर बहुत डाउन है, इसीलिए हमें ठंडा महसूस हो रहा है वो, ठीक है. सो क्या होता है कि जब वो ग्लास जो है, वो ग्लास को जैसे ही आप सराउंडिंग एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में लेकर आते हैं, ठीक है, या हमारे रूम में वो जब रखा हुआ होता है, तो हमारे रूम में या हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स होती है. सो वो वाटर ड्रॉपलेट्स भी एयर में घूमती रहती है कहीं ना कहीं. तो जैसे ही हमारे वो ग्लास के कांटेक्ट में आती है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं, जब वो क्या होती है, उस ग्लास के कांटेक्ट में आती है, वो ग्लास के कांटेक्ट में जैसे ही आती है तो ऑब्वियसली क्या होता है, वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है उसकी जो हीट एनर्जी है, उसकी हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है कहाँ पर, उस ग्लास में ट्रांसफ़र होती है उस ग्लास में. क्योंकि वाटर जो हीट एनर्जी होती है वो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है. तो ये जो हीट एनर्जी ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स है वो ट्रांसफ़र होती है किसको, ग्लास को. अब ग्लास क्योंकि ठंडा है, ग्लास के अंदर वाटर कैसा है, ठंडा, इसलिए इसकी वॉल भी कैसी है, बिल्कुल कूल, ठंडी है. तो ऑब्वियसली यहाँ पर लेवल लोअर टेम्परेचर है, इसलिए वाटर ड्रॉपलेट्स का टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, नॉर्मली इस ग्लास की वॉल को क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है. अब ग्लास की वॉल को जैसे ही इसका टेम्परेचर ट्रांसफ़र होता है तो वाटर ड्रॉपलेट्स का जो टेम्परेचर है वो कम हो गया, मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स का जो टेम्परेचर है वो ग्लास की वॉल पर ट्रांसफ़र हो गया. तो ट्रांसफ़र होने की वजह से वो जो ड्रॉपलेट्स है उसका टेम्परेचर क्या हो गया, डाउन हो गया. टेम्परेचर डाउन हुआ तो अब ये गैशियस स्टेट से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में. गैशियस स्टेट से किस में कन्वर्ट हो गई,
लिक्विड स्टेट में। तो ये लिक्विड स्टेट में क्या होता है, इसी तरह से ग्लास की वॉल पर अपेयर होती है हमें। यही जो पानी की बूंदें होती हैं, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, वो हमें ग्लास की वॉल पर अपेयर होती हैं। और ये कुछ नहीं होती, ये वही वाटर वेपर्स होती हैं जिन्होंने अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर दिया है, और अपनी एनर्जी या हीट एनर्जी किसको दे दी है, ग्लास वॉल को दे दी है। ठीक है, इसलिए आप देखिए, आप थोड़ी देर तक अगर ठंडे पानी को अगर आप रखेंगे ओपन एरिया में, तो वो थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली वाटर वेपर के कांटेक्ट में आ रहा है। वाटर वेपर के कांटेक्ट में आ रहा है तो वाटर वेपर अपनी हीट एनर्जी कंटिन्यूसली उसको सप्लाई कर रही है, कंटिन्यूसली सप्लाई कर रही है। और कंटिन्यूसली सप्लाई करने की वजह से वो जो अंदर जो लोअर टेम्परेचर का वाटर है, वो सीधे सीधे उसका टेम्परेचर क्या होता है, धीरे धीरे राइज़ होने लगता है। और देखिए, जैसे ही इसका टेम्परेचर राइज़ होता है, जब वाटर आपका थोड़ा गर्म हो जाता है, मतलब पहले के कंपैरिजन में, उस वक्त आपको नीचे यहाँ पर पानी काफ़ी सारा नज़र आने लगता है। इस ग्लास के पास में काफ़ी सारा पानी नज़र आने लगता है। ये पानी कहाँ से आया, ये लीकेज होकर थोड़ी ना आया। ये जो ड्रॉपलेट्स है, जो वाटर जो इस ग्लास की वॉल पर इकट्ठा हो रही थी, ये जो ड्रॉपलेट्स थी जो इस ग्लास की वॉल पे इकट्ठा हो रही थी, ठीक है, इस ग्लास की वॉल पे इकट्ठा हो रही थी, अब वो इतनी ज़्यादा हो गई कि अब वो यहाँ पर इसकी वॉल पर ठहर नहीं पा रही है, इसलिए वो सीधे फिसल कर इसके नीचे इकट्ठा हो जाती है, और इसलिए आपको ग्लास के नीचे काफ़ी सारा पानी नज़र आने लगता है। तो देखिए, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है इवेपोरेशन का, कूलिंग से रिलेटेड। तो कितने सारे एग्जांपल्स है, कितने सारे डेली लाइफ रूटीन्स है जो नॉर्मली हम देखते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और भी है, आपने नॉर्मली आप कभी शाम के वक्त कभी किसी समुद्र के किनारे या फिर किसी तालाब के किनारे जब आप गए होंगे, तो आपको काफ़ी ठंडक महसूस होती है वहाँ पर, बिल्कुल आपको ठंडा ठंडा लगता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि नॉर्मली जो इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन होने के बाद जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स कंटिन्यूसली क्या होता है, कांटेक्ट में आती है किसके, वाटर के, अगेन वाटर के। ठीक है, वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो एयर में घूम रही है। अब एयर में जब घूम रही है तो क्या हो रहा है, और उसमें क्योंकि शाम के वक्त जो होता है वो सन तो अवेलेबल है नहीं, इट मीन्स की जो हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र है वो तो हो नहीं रहा। ठीक है, तो एटलीस्ट तो इसलिए जो एनवायरनमेंट में अवेलेबल हीट एनर्जी जो है वो किस में है, वाटर ड्रॉपलेट्स में। अब वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती है वो क्या होती है, आपके जो तालाब होते हैं, जो तालाब होते हैं उनके कांटेक्ट में आती है। उनके कांटेक्ट में जब वो आती है, ठीक है, वो उनके कांटेक्ट में जब वो आती है तो अपनी हीट एनर्जी को क्या करती है, इनको रिलीज़ करती है, इस पर्टिकुलर, है ना, इस पर्टिकुलर वाटर सरफेस को वो रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इन्वायरमेंट में हीट एनर्जी क्या होती है, कम होने लगती है। हमारे सराउंडिंग इन्वायरमेंट में हीट एनर्जी कम होने लगती है, और इसीलिए क्या होता है कि रात के वक्त हमें थोड़ी ज़्यादा ठंडक महसूस होती है, क्योंकि जो वाटर वेपर्स होती हैं उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है और वो सीधे कन्वर्ट हो जाती है अगेन वाटर में। ठीक है, तो अब उनमें हीट एनर्जी रही नहीं, डेफिनेटली क्या होता है कि हमारा इन्वायरमेंट जो होता है थोड़ा सा और ज़्यादा कूल हो जाता है। सो ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जो आपकी डेली रूटीन लाइफ में देखते होंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। आपने ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपने आज सीखी होगी जो डेफिनेटली आपको शायद पता ना होगा। सो आई होप कि यू एंजॉयड दिस लेक्चर। सो इससे रिलेटेड जो भी क्यूरीज है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर ही आपका पर्टिकुलर चैप्टर नंबर फर्स्ट जो होता है वो फिनिश होता है। थैंक यू।